हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने के लिए हमारे कोर्स का, जो कि रैपिड रिवीजन कोर्स हमने शुरू किया है मॉडर्न इंडिया का विथ आदर्श। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन को 1858 से लेके 1885 तक का, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड एंड व्हाट इट डिड, क्या क्या किया इसने और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़, लेट्स रिवाइज कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा है। तो पिछले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक वो वीडियोस को, तो प्लीज़ आप जाके एक बार उसको देखिए। हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। पिछले वीडियोस में हमने देखा है टाइमलाइन को 1600 से लेके सॉरी यहाँ पेन चल नहीं रहा, देखता हूँ कुछ ठीक हो जाए। हाँ, 1600 टू 1757 का टाइमलाइन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, और कल इसका रिवीजन भी किया था। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1757 से लेकर के 1857 तक का टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में हमने देखा था कि 1757 तक अंग्रेजी पावर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ चुकी है, क्योंकि उनको वहाँ से हटाने के लिए या फिर उनके अपोजिशन में कोई भी बड़ी पावर नहीं बची है। मराठास ख़त्म हो चुके हैं बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। वैंडीवाश के अंदर फ्रेंच ख़त्म हो चुके हैं। इन्होंने सारे मुग़ल एम्पायर्स को भी हरा दिया है। शाह आलम टू के साथ हरा के उसको और अहमदाबाद की ट्रीटी कर ली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1761 आते आते पूरी तरह से पावर जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुकी है, और उनको अपोज करने के लिए देश में और कोई भी बड़ी पावर नहीं बची है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पावर्स इनके हाथों में आ गए हैं, वैसे ही ये अब अपना रूल पॉलिटिकली शुरू कर रहे हैं और पॉलिटिकली रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में इन्होंने इंडिया में शुरू कर दिया है गवर्नर जनरल का पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से। कल हमने अपने लेक्चर में देखा कि कैसे कैसे किस किस टाइमलाइन में कौन कौन से गवर्नर हुए, जैसे कि वॉरेन हास्टिंग्स हमारे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। उनके बाद आते हैं कॉर्नवालिस, उनके बाद आते हैं वेल्सले, उनके बाद विलियम्स बेल्टेक, उसके बाद डलहौजी आते हैं। डलहौजी याद है ना आपको, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही रीज़न बना था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही जो है सो जिनके सक्सेसर्स नहीं होते थे जिन किंगडम्स के, उनको अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर में ले लेती थी। इसी के तहत उन्होंने झांसी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके लिए लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। और यही कारण बना था 1858 के रिवोल्ट का। तो कल तक हमने ये सब चीज़ देख लिया था। और कल हमने एक और चीज़ देखा था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर रहेगी तो ऐसे रिवॉल्ट्स और भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर इंडियंस को कुछ राइट्स या कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो ऐसे विद्रोह करते रहेंगे जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन सब को देखते हुए 1858 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1558 सॉरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया है 1858, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल हटा दिया गया है और अब कंपनी नहीं रूल करेगी इंडिया के ऊपर, अब डायरेक्ट जो है सो ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा इंडिया के ऊपर। डायरेक्ट कॉलोनलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अब हो गया है इंडिया के ऊपर। अब हम यहाँ से आगे का टाइमलाइन आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो पोस्ट है, ग्रीन पेन ले लेते हैं, जो पोस्ट है गवर्नमेंट अरे जो सॉरी जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको नाम बदल कर दिया गया है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया है पहला वाइसरॉय कैनिंग को। कैनिंग बने हैं इंडिया के पहले वाइसरॉय 1856 में। 1856 में कैनिंग को बना दिया गया है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1857 में उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ ओपन की हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। 1868 में उन्होंने इंडियन पेनल कोड का सिस्टम शुरू किया है। इंडियन पेनल कोड, जो कोई भी क्राइम अगर हो, जुडिशरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जुडिशरी, तो उसको टैकल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो होते हैं इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धाराएं। आईपीसी का सिस्टम शुरू कर दिया है कैनिंग ने। 1861 में सीपीसी भी शुरू कर दिया है इन्होंने ही। सीपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो क्रिमिनल लोगों का जो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन होता है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, उसको डिस्कस करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। आज भी हमारे गवर्नमेंट सीपीसी और आईपीसी को एज इट इज़ फॉलो करती है, जो कि कैनिंग ने बनाया था। 1816 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेके आए हैं वो। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत जो है सो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चालू कर दी गई है कैनिंग के द्वारा। 1861 की बात है कि हाई कोर्ट एक्ट लेके आया है कैनिंग ने, और 3 मेन हाई कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। इन 1862 तक ये तीनों कोर्ट्स अपने काम करना शुरू कर चुके हैं। और कैनिंग के टाइम में ही जेम्स विल्सन नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ही इनकम टैक्स का सिस्टम लागू करवाया है कैनिंग के द्वारा। तो कैनिंग के टाइम में इनकम टैक्स भी लिया जाने लगा है लोगों से। कैनिंग के बाद अगले जो वाइसरॉय बनते हैं वो होते हैं लिटन जो हैं सो 1876 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं और 1880 तक ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं। इनके टाइम में 1877 में दिल्ली दरबार लगा है, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट पास हुआ है जिसका नाम है रॉयल टाइटल्स एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट के तहत क्या हुआ है कि जो विक्टोरिया हैं, इंग्लैंड की रानी, उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। वो अब एम्प्रेस ऑफ इंडिया हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लूँ? रेड ले लेते हैं, चलिए। तो हाँ, विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिल गया है 1877 के दिल्ली दरबार के रॉयल टाइटल्स एक्ट के द्वारा। लिटन ने ही आगे चल के 1878 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लाया है। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सो इंडियन प्रेस के ऊपर ये एक्ट, आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रेस पे लागू होती है। इंडियन प्रेस, ओनली फॉर इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, रोक लगाया गया है, और इनका जो फ्री जर्नलिज़म का जो राइट्स है उनको हैम्पर करने की कोशिश की गई है, और इनके जो राइट्स हैं वो छीन लिए गए हैं। अब ये अगर कुछ भी छापते हैं ऐसा जो कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, तो इन पे कार्रवाई करी जाएगी। ये था वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने लाया है।
1878 के अंदर। और उन्होंने फिर आगे चल के आर्म्स एक्ट भी लाए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत क्या है कि बिना लाइसेंस के कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के आर्म्स का एक्विजिशन नहीं कर सकता है, आर्म्स अपने पास नहीं रख सकता है। और ये दोनों रूल्स जो हैं, वर्निकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस पे लागू होते हैं। इंडिया में रहने वाले इंग्लैंड के सिटीजन्स के ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। उनके बाद आते हैं हमारे अगले वाइसरॉय, उनका नाम है रिपन। वो आते हैं 1880 में और 1884 तक वो यहाँ के वाइसरॉय रहते हैं। 1881 में आते ही उन्होंने जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया है और इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया है। 1881 में उन्होंने ही रिपन ने पहली बार इंडिया के अंदर 1881 में फुल सेंसस करवाया है, मतलब जनगणना। उन्होंने जनगणना करवाया है पहली बार। रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी वो लेके आए हैं। और पावर्स को और फंड्स को वो बात करते हैं कि पावर और फंड्स को जो है सो लोकल बॉडीज़ में डिवाइड कर दी जाए, जो कि लोकली सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के रूप में काम करेंगी। इसी एफर्ट की वजह से उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं के टाइम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, हंटर रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल बोर्ड्स के द्वारा कराया जाएगा और इंडियंस भी अब उसमें पार्ट ले पाएंगे। तो हंटर रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है इंडियंस के एजुकेशन से रिलेटेड। रिपन को ही जो है सो अकबर कहा जाता है वाइसरायों के बीच, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि इंडिया के हित में साबित हुए। इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए, इन्होंने सेंसेक्स करवाए, इन्होंने प्रेस को फ्री किया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी पावर लेके आए हैं। इसलिए इनको ये जो है सो मोस्ट बिलव्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। इनको पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करती थी। इनके टाइम में इल्बर्ट्स बिल लेके आए हैं वो 1883 में। इल्बर्ट्स बिल के अंदर क्या है कि उन्होंने एक ऐसा प्रावधान लाया है कि जो यूरोपियन क्रिमिनल्स भी हैं उनको भी, यूरोपियंस के केसेस को भी इंडियन जजेस ट्रायल कर पाएंगे। मतलब इंडियन जजेस बैठ पाएंगे उस पैनल में, जजिंग पैनल में, यूरोपियंस के केस में भी। लेकिन वाइट्स जो हैं, जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया है इसका और इससे खड़ा हो चुका है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है और ये आगे चल के रीज़न बनता है, सबसे इमीडिएट रीज़न बनता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्योंकि इंडियंस की बात को आगे रखने के लिए, इंडियंस का क्या मत है उसको आगे रखने के लिए कोई हमारे पास एबल लीडरशिप नहीं है। और इसके लिए दादा भाई नौरोजी जो हैं वो एक बहुत ही टॉप लीडर हैं इंडिया के उस समय के। तो वो जो हैं सो एओ ह्यूम के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की बात करेंगे आगे चल के। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को करने के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं, रिपन ने ही जो है सो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया है जिसमें कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया है इन्होंने। तो देख रहे हैं ना आप, कितना सारा अच्छा काम किया इन्होंने इंडिया के लिए। इसीलिए ये इतने बिलव्ड वाइसरॉय हैं और इंडियंस इनको इतना प्यार करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान, जनरली होता नहीं है ये, पर थे रिपन, मोस्ट बिलव्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 1885 तक अब पूरी तरह से माहौल तैयार हो गया है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बने। तो इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। एओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक पार्टी शुरू की जाती है 1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक पार्टी शुरू की जाती है 1884 में।
और आगे जाके 1885 में इसी पार्टी का नाम रख दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये टर्म कांग्रेस जो है सो अमेरिकन वर्ड है, यूएसए से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि टू मूव टुगेदर, साथ में कहीं मिल के आगे बढ़ना। तो एओ ह्यूम ने नींव रख दी है कांग्रेस की। ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फाउंड होने के साथ ही पहला सेशन हुआ है कांग्रेस का दिसंबर 1885 में ही बॉम्बे के अंदर। तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ था? बॉम्बे के अंदर। इस सेशन में 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और सारे के सारे लॉयर्स हैं। और प्रेसिडेंट हैं इस सेशन के W.C. बैनर्जी। W.C. बैनर्जी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था उसके अंदर। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के ऊपर अक्सर सवाल आ ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। स्टेट एग्ज़ाम्स में तो अक्सर करके इसके सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इम्पोर्टेंट कुछ सेशंस को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हुए हैं। तो 1886 में कलकत्ता सेशन हुआ है। पेन के कलर चेंज कर लेते हैं, येलो नहीं ग्रीन ले लेते हैं। कलकत्ता सेशन हुआ है 1886 में। उसमें दादा भाई नौरोजी जो हैं वो चेयरमैन हैं या फिर प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ 1886 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कोलकाता वाज D.B. नौरोजी। 1887 में मद्रास में हुआ है सेशन। उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद बहरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 का सेशन इलाहाबाद में हुआ है। जॉर्ज यूल यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1896 के अंदर कलकत्ता सेशन हुआ है जिसमें कि आर सयानी जो हैं सो बने हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 वाले सेशन के। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ है। दादा भाई नौरोजी ही यहाँ पे प्रेसाइड किए हैं इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को। और इसी सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, फर्स्ट डिमांड ऑफ स्वराज निकल के आया है। डिसाइड किया गया है कि अब हमें पूरी तरह से स्वराज चाहिए। वी वांट सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट। 1911 का सेशन कलकत्ता में हुआ है। बी एन धर यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट हैं। और इसी सेशन में पहली बार गाया गया है जन मन गण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है इस सेशन में। 1911 में कलकत्ता सेशन में बी एन धर प्रेसिडेंट हैं। 1917 में कलकत्ता के अंदर फिर दोबारा से सेशन हुआ है। एनी बेसेंट जो हैं सो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसेंट जो हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट हैं और वो जो हैं सो फाउंड की इंडिया के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी यही फाउंड की हैं। असल में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सो ऑकॉर्ट में फाइंड किया गया है और मैडम बट्सवॉल्की ने उसे फाइंड किया है। 1924 में बेलगांव में हुआ है सेशन जिसमें गांधी जी, ये पेन का कलर चेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर हुआ है कांग्रेस का सेशन और यहाँ पे गांधी जी हैं प्रेसिडेंट। ये सिर्फ एक ही ऐसा सेशन है कांग्रेस का जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट हैं। तो ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर पूछा जाता है। 1924 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय गांधी जी। इट वाज हेल्ड इन बेलगांव।
आइए आगे बढ़ते हैं। 1925 का सेशन हुआ है कानपुर के अंदर। सरोजनी नायडू यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे चल के 1931 में कराची के अंदर सेशन हुआ है। कराची अब पाकिस्तान में है पर उस समय इंडिया का ही पार्ट था, तो 1931 में कराची के अंदर सेशन हुआ है। वल्लभ भाई पटेल उसके प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग का जो ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया है। 1940 में रामगढ़ के अंदर सेशन हुआ है जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं सो प्रेसिडेंट हैं और यही अब्दुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1946 के अंदर मेरठ में हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन और उसको हेड किया है JB कृपलानी ने। और उसके बाद तो 1947 में इंडिया आज़ादी हो गई। इन सेशंस को देखने के बाद हमें कुछ मिसलेनियस फैक्ट पता चलते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम सेशंस जो हुए हैं वो कोलकाता के अंदर हुए हैं, तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि कोलकाता कितना इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इंडिया के अंदर। तो मैक्सिमम सेशंस कोलकाता के अंदर हुए हैं। लंदन के अंदर एक पार्टी बनी है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक जर्नल है एक्चुअली। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जर्नल निकालती है, उसका जर्नल का नाम है इंडिया। एक इंडिया नाम की जर्नल निकालती है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन के अंदर। तो आज के लिए हमें यही टाइमलाइन देखना था। आज के टाइमलाइन में हमने देखा है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आज के टाइमलाइन में हमने देखा है 1858 से लेके 1885 तक के हमारे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया और उनके क्या क्या जो हैं सो अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंट जो एक्ट्स पास हुए और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स आए। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखा हमने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस एंड उनके प्रेसिडेंट्स को देखा हमने, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसको भी डिस्कस किया हमने। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हो सके तो फेसबुक पे हमें कनेक्ट होइए। फेसबुक पे हमारा एक चैनल है फैक्ट्स वर्ल्ड के नाम से। फैक्ट्स वर्ल्ड के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे हम क्विज़ेज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। रेड में रेड दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्विज़ेज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही जो भी अपडेट्स होते हैं हमारे और स्टडी मटेरियल्स के PDF वगैरह ये हम यहीं पे शेयर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग माय फ्रेंड। इसी गुड नोट के साथ मी आदर्स साइनिंग ऑफ। थैंक यू।